बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस 1 कर रहे हैं और उसके हमारे लेक्चर हो चुके हैं तकरीबन 11 और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 12। ये टॉपिक भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से बल्कि हमारा जो करंट अफेयर का पोर्शन है और इसके अलावा जो पाकिस्तान अफेयर का हमारा सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो इन तीनों सब्जेक्ट के लिहाज से ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है 18 अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है, मैं आपको इसका बैक ड्रॉप बताऊंगा। बैक ड्रॉप होता है बैकग्राउंड के पीछे क्या हुआ और 18 अमेंडमेंट क्या हुई, पास हुई 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन। मैं सबसे पहले तो आपको एक बैकग्राउंड दूंगा, बैकड्रॉप दूंगा, एक पस मंजर दूंगा पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से रिलेटेड, ताकि आपको ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो। मेरा आपको पढ़ाने का यहाँ पे मकसद आपके बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करना है, क्योंकि जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते आप चीज़ों को एनालाइज नहीं कर सकते। तो चीज़ों को एनालिसिस के लिए आपको एक बैकड्रॉप चाहिए, आपको पीछे चीज़ों का पता होना चाहिए, फिर आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आपने चीज़ों को लिखना है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को लिखते नहीं हैं आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती। लेकिन पहले आपने इसको एक दफा सुनना है सही तरीके से, सुनने के बाद फिर आपने इसको नोट डाउन करना है। इस लेक्चर को शुरू करने जा रहा हूं मैं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से रिलेटेड। अब देखो, जो जब पाकिस्तान बना 1947 के अंदर, तो अब देखें कॉन्स्टिट्यूशनल का किसी भी कंट्री में बहुत बड़ा रोल होता है। अब 9 साल के बाद पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना, मीन्स कि 1956 पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक का नाम दे दिया गया। लेकिन कुछ ही उससे बाद जब ये 1956 का कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फोर्स हुआ तो 2 साल बाद तकरीबन इस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पहला मार्शल लॉ लगा दिया गया। पहला मार्शल लॉ सिकंदर मिर्जा ने इम्पोज कर दिया और उसने ये पावर जो है ना अयूब खान को सौंप दी। अयूब खान ने उस पर मुकम्मल कब्जा कर लिया और जो सिकंदर मिर्जा था उसको सैक कर दिया। अब आगे क्या हुआ, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क के अंदर इन्फोर्स कराया गया, लेकिन वो एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बेस कर रहा था। जो हमारा 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे बेस कर रहा था। अब क्या हुआ, अब दूसरा मार्शल लॉ 1969 के अंदर इंपोज कर दिया गया, याह्या खान ने किया। उसके बाद जनरल इलेक्शन हेल्ड किए गए 1970 के, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई। एक तरफ मुजीबुर रहमान था ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो था। तो इस इलेक्शन में हुआ क्या, इसमें मुजीबुर रहमान ने हैवी सीटों से विक्ट्री हासिल की, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो की विक्ट्री हासिल ना कर सका, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई और इस तरह एक जंग छिड़ गई ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में, जिसमें इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट की। और क्या हुआ, ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया, वेस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ। जब वेस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ तो उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो पावर में आ गया। इसको सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी आप कह सकते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो को, जब ये शुरू में आया। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के बाद ये प्राइम मिनिस्टर बना। तो 1974 के अंदर पाकिस्तान का 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर फर्स्ट अमेंडमेंट की गई थी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब ये ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग, तो वेस्ट पाकिस्तान को दोबारा उसकी जो बाउंड्रीज थी वो रीडिफाइन की गई। हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था 1973 का, उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट दी गई। ये फर्स्ट अमेंडमेंट मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि मैं आपको एक चीज ये बताने जा रहा हूँ कि पहले क्या हुआ था, और मैं आपको एंड में बताऊंगा कि 26 अमेंडमेंट जो हुई है वो किस चीज पे हुई है। अब 25 अमेंडमेंट जो है वो किस पे हुई है। अब 26 अमेंडमेंट जो है
अब देखो, जब ये जो ट्राइबल एरियाज थे, फाटा जिसे हम कह सकते हैं, उसको केपी के अंदर मर्ज कर दिया गया। अब उसके अंदर क्या हुआ, ये था 25 अमेंडमेंट। 26 के अंदर क्या हुआ, 26 के अंदर ये हुआ कि जो नेशनल असेंबलीज की ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स की जो सीटें थी वो सेम टू सेम रहने दे दी गई, मतलब 12। और जो प्रोविंशियल असेंबलीज की सीटें थी वो बढ़ाकर उन्होंने 24 कर दी, जो कि पहले 16 थी। तो मैंने आपको एक बैक ड्रॉप दिया इन चीज़ों के बारे में। अब आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा कि 18 अमेंडमेंट है क्या। 18 अमेंडमेंट एक्चुअली जिसको आप आर्टिकल 58(2)B कह सकते हैं, उसको खत्म किया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आर्टिकल 58(2)B एक्चुअली है क्या। अब ये आर्टिकल जो है ना, ये प्रेसिडेंट को एक सुप्रीम अथॉरिटी देता है, एक पावर देता है, और वो इसी पावर को एक्सरसाइज करते हुए पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। और इसको वो डिसॉल्व करने के बाद क्या करता है, इसको डिसॉल्व करने के बाद वो जो डिसॉल्व जब वो कर लेता है असेंबली को, तो वो नया इलेक्शन हेल्ड कराता है। वो प्राइम मिनिस्टर को भी क्या कर सकता है, सैक कर सकता है। अब इसकी और भी ज्यादा फीचर्स हैं जो अभी मैं इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं, लेकिन आपको मैंने बताया कि आपने इन चीजों को नोट करते जाना है और इसको आपने बड़े गौर से सुनना है। अब देखें, 18th अमेंडमेंट इन दी पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट ओनली फॉर पॉलिटिकल साइंस बट आल्सो करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये करंट सिनेरियो के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब टोटल जो अमेंडमेंट हुई हैं वो 26 हैं, जो इसके पर्सपेक्टिव से मैं आपको बात कर रहा हूं, जो 18 अमेंडमेंट की। अब फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि रीडिफाइन किया गया था पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज हैं। ये 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी ये फर्स्ट अमेंडमेंट है। ये कब हुई, 4 मई 1974। अब आगे है 8 अमेंडमेंट, 13 अमेंडमेंट और 14 अमेंडमेंट और 18 अमेंडमेंट। अब इन्हीं अमेंडमेंट्स के अंदर रिवर्सल हुआ है। किसका रिवर्सल हुआ है, 58(2)AB का। कहीं पे इसको खत्म कर दिया गया है, कहीं से इसको दोबारा इसको रिवर्स कर दिया गया है। अब देखो 8 अमेंडमेंट के अंदर क्या हुआ, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसको सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर ये किसने किया था, ज़ियाउल हक ने किया था। अब आगे 1997 के अंदर क्या हुआ, 13 अमेंडमेंट जो है उसको स्ट्रिप कर दिया गया। पाकिस्तान प्रेसिडेंट पावर जो डिसॉल्व कर सकता था नेशनल असेंबली को, उसको स्ट्रिप कर दिया गया और ट्रिगर न्यू इलेक्शंस एंड डिसमिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब 17 अमेंडमेंट में मुशर्रफ ने क्या किया, तो 2003 के अंदर मुशर्रफ ने यह किया कि जो अमेंडमेंट थी हमारी, जो 58(2)B था, उसको रिवर्स कर दिया गया। अब आगे क्या है, 18 अमेंडमेंट क्या हुआ, जो पावर थी प्रेसिडेंट की उसको डिसॉल्व करने के लिए उसके पास इख्तियार था, उसको खत्म कर दिया गया। जो असल डेवलपमेंट थी 18 अमेंडमेंट के अंदर ये थी। अब देखिए, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये पहली चीज गुजरी है जिसमें एक मुल्क के सदर ने, प्रेसिडेंट ने बाखुशी अपनी पावर जो है ना पार्लियामेंट को और जो ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है उसको सौंप दी थी। ये किसने किया था, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर आसिफ अली जरदारी। अब 25 अमेंडमेंट क्या है, अब ये 25 अमेंडमेंट कब हुई थी, 31 मई 2018। अब इसमें क्या हुआ था, मार्जिन फाटा। अब फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज जो थे उनको केपी के अंदर मार्च कर दिया गया। ये थी हमारे 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की 25 अमेंडमेंट। आगे है 26 अमेंडमेंट। अब जो सीट्स ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स थी नेशनल असेंबली में, वो उन्होंने रिटेन की, जितनी थी वो बरकरार रखी। वो कितनी थी, 12 थी। और केपी असेंबली, क्योंकि फाटा को उन्होंने केपी के अंदर मार्च कर दिया था और उसकी जो सीटें पहले थी वो 16 थी, अब उसने बढ़ाकर 24 कर दी थी। किसमें, 26 अमेंडमेंट में। अब हम 18 अमेंडमेंट को डिटेली डिस्कस करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है इसके बारे में कि 18 अमेंडमेंट एक्चुअली है क्या, ये कब पास हुई।
अब 8 अप्रैल 2010 को नेशनल असेंबली ने इसे पास किया। जो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल असेंबली की टोटल सीटें कितनी हैं। नेशनल असेंबली की जो टोटल सीटें हैं वो हैं 342, और उन्हें 342 में से 292 वोट्स जो है ना इसके हक में दिए गए थे 18 अमेंडमेंट नेशनल असेंबली में। फिर वो जो बिल था वो आगे फॉरवर्ड हुआ। 15 अप्रैल को इसे सेनेट ने पास कर दिया 2010। उसके बाद क्योंकि जब ये बिल होता है वो नेशनल असेंबली से फॉरवर्ड होता है सेनेट में। सेनेट के बाद क्योंकि प्रेसिडेंशियल, जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते वो बिल ऑफ द पार्लियामेंट नहीं बनता, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट नहीं बनता। अब 19 अप्रैल को जो है ना आसिफ अली जरदारी जो उस टाइम पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था उसने क्या की, अपनी पावर ट्रांसफर कर दी टू द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंशियल पावर जो है ना इसमें रिमूव कर दी गई। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी। अब इसके मेन जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के वो क्या हैं, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। मेन जो इसके फीचर्स हैं, एक तो ये था कि रिमूवल ऑफ 58(2) मैं आपको बता चुका हूँ कि 58(2) का जो आर्टिकल है वो प्रेसिडेंट को एक पावर देता है। वो इसी पावर को यूटिलाइज करके इसको पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर को क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। अब जो इम्पीचमेंट है वो इंप्लीमेंट हुआ आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन का केस है जो अभी रिसेंटली मुशर्रफ पे भी हुआ था, गद्दारी केस इसे कह सकते हैं। ये क्यों होता है कि जब कोई बंदा अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूशन को अब्रोगेट करेगा तो उस पे जो आर्टिकल जो हाई ट्रीजन वाला है वो उस पे अप्लाई हुआ। अभी रिसेंटली मुशर्रफ पे हुआ, इसकी एग्जांपल भी दे सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ, जो ज़ियाउल हक था उसका नाम जो था वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया था। मतलब 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें ज़ियाउल हक का नाम था, उसने उनको रिमूव किया इसमें। अब जो NWFP था पहला 2010 से पहले NWFP कहते थे, उसको सरहद भी कहते थे, उसको नाम दे दिया गया KP इसमें। ये भी एक मेजर डेवलपमेंट थी। अब ECP जो चीफ होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो चीफ होता है, उन्होंने ये कहा कि वो ट्रेजरी और अपोजिशन, मतलब जो गवर्नमेंट है और अपोजिशन है, उनकी कंसेंसस से, उनके आपस में इत्तेफाक से ये क्या होगा, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपॉइंट किया जाएगा। अब काउंसिल ऑफ कमेटी जो इस्लामिक आइडियोलॉजी कमेटी थी उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया। अब इसका जो हेड था वो प्राइम मिनिस्टर था और इसका जो लीस्ट टाइम था वो 90 डेज के अंदर एक इसकी जो मीटिंग होगी वो जरूर होगी एटलीस्ट। अब 16 मिनिस्ट्रीज थी जो डिवॉल्व की गई एज फेडरल फॉर्म, फेडरल टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब इसमें एक आर्टिकल है जो है 25A के मुताबिक एक जो किसी मुल्क के अंदर बच्चा है 16 इयर्स तक, उसको जो मींस के जो स्टेट है वो एक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगी। ये इसके अंदर ये इसकी मेन फीचर्स हैं, और भी इसकी काफ़ी सारे मेजर्स हैं, फीचर्स हैं जो आप लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी थी जो एक फेडरल लेवल से प्रोविंशियल लेवल तक ट्रांसफर की गई थी। अब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो फेडरल एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग बन गई। आगे है जो मिनिस्ट्री ऑफ आर्चियो और जो कल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो थी वो क्या बन गई, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बन गई, मतलब आर्चियोलॉजिकल थी। आगे है इन्वायरमेंटल जो है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थी उसको क्लाइमेट चेंज का नाम दे दिया गया है। अब आगे जो स्पोर्ट्स थी, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, उसको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का नाम दे दिया गया और इसको किसको ट्रांसफर कर दिया गया था, प्रोविंसेस को। अब जो पॉपुलेशन वेलफेयर है, पॉपुलेशन वेलफेयर ये भी इंट्रोड्यूस कराई गई थी एट प्रोविंशियल लेवल। अब ज़कात और उशूर का निज़ाम है वो भी एक प्रोविंशियल लेवल पर ट्रांसफर कर दिया गया था, वहाँ पे मिनिस्ट्री उसको डिवॉल्व किया गया था। यूथ अफेयर है, इसी तरह TDCP है, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को कह सकते हैं, ये सूबों को दे दिया गई। और आगे है फ्लॉज कौन कौन से 18 अमेंडमेंट के अंदर वो कौन कौन से फ्लॉज हैं ये भी आपने लिखने हैं। पहली बात तो ये कि जो फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे जो कम्युनिकेशन गैप है वो बढ़ गया है इससे, ये इसका फ्लॉ है। अब नॉन इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम है, इसमें जो एजुकेशन सिस्टम है स्टेट का उसमें प्रोविंशियल और जो फेडरेशन है उसके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई उसके अंदर इंटीग्रेशन नहीं है।
नॉन यूनिफाइड हेल्थ सेक्टर भी एक नॉन यूनिफाइड हो गया है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई है क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स बढ़े हैं। अब देखिए जो प्रीवियस रिजर्वेशन है प्रोविंसेस के रिजर्वेशन वो क्या है। अब फेडरल इंटरफेरेंस इन मैटर्स, ये क्या है, प्रोविंसेस के रिजर्वेशन हैं। अब आगे क्या है, नो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनएफसी अवार्ड, ये भी क्या है, ये एक मींस के जो प्रोविंसेस की रिजर्वेशन है ये वो है। आगे है कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन गैप है फेडरल इसके दरमियान। अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी एक रिजर्वेशन है प्रोविंसेस की। अब आगे क्या है, जो फेडरेशन की रिजर्वेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। नो प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, मतलब वो कहते हैं कि प्रोविंसेस की कोई कोऑर्डिनेशन है सेंटर के साथ, मतलब कोई प्रोविंसेस हैं कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। मिसयूज ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो 18 अमेंडमेंट के थ्रू जो उसको ऑटोनॉमी दी गई है वो उसका मिसयूज कर रहे हैं। कौन कहता है, वो कहते हैं सेंट्रल कहता है। अब सी पैक के अंदर की हर्डल्स हैं, ये भी इसी की वजह से हैं जो अभी ये इशू हुआ है रिसेंट के अंदर। अब वे फॉरवर्ड क्या, हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इनके जो रूल्स हैं उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अब रोटेशन पॉलिसी जो है ना प्रोविंसेस की, उसको जो है ना इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब इम्प्रूवमेंट इंटर जो प्रोविंसेस हैं और उसके अलावा जो फेडरल टाइज हैं उसको इम्प्रूव करना चाहिए। अब जो चेयरमैन है इसका सीसीआई का, उसको रोटेशन पॉलिसी के थ्रू क्या करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज के लेक्चर जो 18 अमेंडमेंट पर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप मुझे जो है ना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस आपको इन फ्यूचर मिलते रहें तो आपको मैं लिंक दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको मिलते रहे। चला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।